सोचिए जरा, अभी हाल ही में ट्रंप ने धमकी दे डाली कि इंडिया पर 50% तक का टैरिफ बढ़ा देंगे, बस इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप ये भी बार बार बोलते रहते हैं कि इंडिया पाक सीज फायर उन्हीं की वजह से हुआ था। इंडिया ने साफ कहा कि भाई ये हमारी बायलैटरल बातचीत का नतीजा था, किसी थर्ड पार्टी का नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपने फायदे के लिए दबाव डाल रहा है, वहां इंडिया अपना रास्ता कैसे बनाता है और कैसे बैलेंस करता है कि एक तरफ रशिया से तेल खरीदें तो दूसरी तरफ यूएस और यूरोप के साथ रिश्ते भी मजबूत रहें। हाय, मैं हूं आरजे ब्लोग और आप सुन रहे हैं द इंडिया वे की ऑडियो बुक, जिसे लिखा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये किताब आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाती है जहां ग्लोबल हेडलाइंस सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की असली कहानी बन जाती है। आज की दुनिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कभी टैरिफ्स और सैंक्शंस की बातें, कभी इंडो पैसिफिक टेंशंस, तो कभी अफ्रीकन नेशंस के साथ नई पार्टनरशिप्स। कहीं वैक्सीन डिप्लोमेसी से गुडविल कमाई जा रही है, तो कहीं ट्रेड वॉर्स और सप्लाई चेन्स की पॉलिटिक्स है। इस पूरे माहौल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक विजन है। और इसी को जयशंकर साहब ने नाम दिया है द इंडिया वे। इस किताब की खासियत यह है कि इसमें भारी भरकम जार्गन्स नहीं है। यहाँ डिप्लोमेसी किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक रिलेटेबल कहानी की तरह लगती है। जैसे कोई दोस्त आपको बैठाकर समझा रहा हो कि हमारा इंडिया दुनिया से कैसे डील कर रहा है, कब टफ स्टैंड लेना है, कब फ्लेक्सिबल रहना है और कब अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना है। देखिए, हाल की कुछ एग्जाम्पल्स ही उठा लीजिए। यूएस से प्रेशर आया कि रशिया से तेल मत लो, लेकिन इंडिया ने साफ कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। साथ ही अफ्रीका के साथ ट्रेड, डिजिटल इनोवेशन और हेल्थ पार्टनरशिप्स तेजी से बढ़ रही हैं। इंडो पैसिफिक में इंडिया मैरीटाइम पावर की तरह उभर रहा है। यानी हर तरफ एक बैलेंस है, ना किसी के पूरी तरह अगेंस्ट, ना किसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट। और दोस्तों, यही है द इंडिया वे। ये ऑडियो बुक आपको ये भी रियलाइज कराएगी कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ दिल्ली की साउथ ब्लॉक की बात नहीं है। इसका असर हम सबकी एवरीडे लाइफ पर भी है। आपकी जॉब मार्केट, आपकी इकोनॉमी, आपकी सिक्योरिटी, सब कुछ इससे ही जुड़ा हुआ है। जब इंडिया टैरिफ हाइक्स फेस करता है तो आपके एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। जब इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी करता है तो हमारी ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ती है। और जब इंडिया अफ्रीकन नेशंस या साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ता है तो नए मौके आपके लिए भी खुलते हैं। जयशंकर साहब इस किताब में कभी महाभारत के स्ट्रेटेजीज को एग्जाम्पल बनाते हैं, तो कभी मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के इक्वेशंस को। मतलब माइथोलॉजी से लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक सबको कनेक्ट करके समझाया गया है, और यही इसे खास बनाता है। तो अब सवाल यह है, क्या इंडिया अपनी जगह इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में और मजबूत बना पाएगा? क्या हम सिर्फ बैलेंसिंग पावर रहेंगे या लीडिंग पावर भी बनेंगे? और क्या हमारा मॉडल बाकी दुनिया के लिए एक नई इंस्पिरेशन बन सकता है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस ऑडियो बुक में मिलेंगे। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की किताब नहीं है, बल्कि एक नया नजरिया है, एक लेंस जिससे आप दुनिया को और इंडिया की रोल को देख सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, जहां हेडलाइंस के पीछे की असली डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजी और कॉन्फिडेंस आपको समझ में आएगा। सुनते रहिए कुकू एफएम, जहां मिलती हैं आपको ऐसी ही धमाकेदार ऑडियो बुक्स जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेंगी, बल्कि दुनिया को देखने का तरीका भी। कुकू एफएम, दुनिया बड़ी कर दे। दशकों पहले सत्यजीत रे की एक मशहूर फिल्म ने इंडियन सेल्फ एब्जॉर्प्शन को दिखाया था, जो दुनिया के बारे में उसकी बड़ी समझ को आकार देता है। फिल्म में दो भारतीय नवाबों को अपनी रियासत अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के धीरे धीरे कब्जा करने के दौरान शतरंज खेलने में मग्न दिखाया गया था। आज जब एक और विदेशी ताकत भारत के ठीक पास उभर रही है, तो हमारा देश एक बार फिर इसके परिणामों से अनजान नहीं रह सकता है। वैसे तो चाइना का उदय भारत की प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति यानी कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट्स को तेज करने के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करना चाहिए, लेकिन कम से कम इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की दिशा और हमारे लिए इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में एक गंभीर बहस तो जरूर छेड़नी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ही और भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक बड़ा बैलेंसिंग तो पहले से ही दिख रहा था, अब उस पर रीजनल डिस्टर्बेंस, ज्यादा रिस्क टेकिंग, मजबूत नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन से परहेज करना भी हावी हो गया है। लेकिन सबसे अहम बदलाव है अमेरिका
अमेरिका का बदला हुआ रवैया, जो लंबे समय से आज के इंटरनेशनल सिस्टम का बेस रहा है। चाइना के उदय पर उसकी रिस्पॉन्स ही शायद आज की पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगी। चूंकि दुनिया में हो रही घटनाएं हमेशा भारत की आंतरिक गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाती, इसलिए ऐसे बदलाव अक्सर भारत से छूट जाते हैं। डेफिनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव्स की कमी में ये भी साफ नहीं हो पाता कि ये भारत की सोच पर कैसे असर डालते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर उठ रहा है, उसे न केवल अपने फायदों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बल्कि उन्हें बेहतर ढंग से बताना भी चाहिए। ये इस पहल में योगदान देने की एक कोशिश है, जिससे दुनिया को कानों कान खबर मिले बगैर भारतीयों के बीच एक ईमानदार बातचीत को बढ़ावा मिले। इंटरनेशनल रिलेशंस भले ही दूसरे देशों के बारे में हों, लेकिन उनसे अनजान या दूर रहने से उनके नतीजे कम नहीं हो जाते। इसलिए हमें घटनाओं को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उन्हें पहले से ही समझना और उन्हें एनालाइज करना चाहिए। हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा है जैसा कि पानीपत सिंड्रोम में देखा गया, जब हमलावर सेनाएं अहम लड़ाइयों के लिए भारत के सरजमीन में घुस गई थीं। बैकफुट पर खेलने का ये डिफॉल्ट ऑप्शन एक ऐसी मानसिकता को दिखाता है जो बाहरी घटनाओं को तो ठीक से समझ नहीं पाती, उनके असर को तो छोड़ ही दें। आज के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजों को लेकर भारत की जो अनिश्चितता थी, उसके बड़े बड़े प्रभाव हुए। अगले 10 सालों में भारत ने जिस तरह से कोल्ड वॉर को संभाला, उसकी वजह से पाकिस्तान, जो कि हमारा एक छोटा पड़ोसी है, वो दशकों तक भारत की बराबरी पर आ गया। जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जों के नतीजों को जितना कम आंका गया, उतना ही 1971 के बाद पाकिस्तान की बदला लेने की भावना की ताकत को भी कम समझा गया। चाइना को लेकर भी भारत की समझ कभी पूरी नहीं रही, चाहे वो 1949 की क्रांति का महत्व रहा हो, या बाद में चीन के कम्युनिस्ट नेशनलिज्म की इंटेंसिटी, या फिर आखिर में 1978 के बाद उसका तेजी से उभरना। जैसे जैसे भारत ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को और ज्यादा समझना शुरू किया, वैसे वैसे पावर इक्वेशंस को पॉलिटिकल रोमांटिसिज्म की वजह से गलत समझा गया, और इसी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स जैसे जरूरी फैसलों में देरी हुई, जिसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट को पहले हासिल करने का मुद्दा भी एक और ऐसा एग्जाम्पल है जिस पर खूब बहस हुई है। ये कहानी पहले भी कई बार सुनाई जा चुकी है कि कैसे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अनेक मौके गवा दिए, बस इसलिए क्योंकि हमने ग्लोबल प्रोग्रेस से मुंह मोड़ लिया था। 1971 का बांग्लादेश युद्ध, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स और 2005 की न्यूक्लियर डील, ये सभी स्ट्रेटेजिक रिट्रीवल के प्रयास थे। फिर भी इन सबका हमारे ओवरऑल स्टैंडिंग पर असर पड़ा। ये तो हाल ही में हुआ है कि एक मजबूत सूझबूझ भरी राजनीति ने पुरानी सोच पर टिकी शालीनता को खत्म किया है। जब कोई नई सुपर पावर उभरती है, तो मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में दिक्कतें आना लाजमी है। अगर हम ये बात भूल जाते हैं, तो शायद इसलिए क्योंकि पिछली बार ऐसा यूएसएसआर के साथ एक वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, जिसने उसके उभार को छिपा दिया था। सुपर पावर्स के बीच का बदलाव और उनका एक साथ रहना आमतौर पर मुश्किल होता है। 20वीं सदी के पहले हिस्से में यूके और यूएस के बीच हुआ बदलाव एक कोई नियम नहीं, बल्कि एक एक्सेप्शन है। लेकिन जब समाज अलग अलग सिद्धांतों पर बने होते हैं, तो कंपटीशन और कोलैबोरेशन को एक साथ लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब किसी देश का प्रभाव कम होता है और उसके काम खास तौर से अपने ही लोगों को प्रभावित करते हैं, तो शायद डाइवर्जेंसेस उतनी मायने नहीं रखती। शायद पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के ठीक बाद ये ज्यादा एक्सेप्टेबल था, जब क्षमताएं, कैपेबिलिटीज कम थी, लेकिन जब वो ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समाजों के चरित्र को जाने बिना इंटरनेशनल रिलेशंस चलाना अपने आप में एक मुश्किल काम है। ये आज साफ तौर पर दिख रहा है। कहां? क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल डिवाइड के पार के रवैये एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। जब ये सब शुरू हुआ, तब भी ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक साथ रहने की एक मजबूत वजह थी, उसने शुरुआती कॉन्ट्रडिक्शंस को कुछ हद तक कम किया। हालांकि कुछ समय बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने देशों के बीच एक मजबूत नेशनलिज्म का रूप ले लिया, जो एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। आज दुनिया की ड्राइविंग फोर्स के रूप में तगड़े कॉम्पिटिटिवनेस की उम्मीद की जानी चाहिए। पूरी दुनिया में चाइना के पूरी तरह से आ जाने से कुछ बदलाव तो हुए ही हैं। इनमें से कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जो बाकी देशों के आगे बढ़ने से हुए हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा चाइना की अपनी खासियतों की वजह से भी है। एशिया में पहले जो दूसरे देश आगे बढ़े थे, उनके मुकाबले चाइना को वेस्ट द्वारा लीड की जा रही ग्लोबल ऑर्डर में फिट करना बहुत मुश्किल है। अब असलियत यह है कि हमारे समय के दो सबसे ताकतवर देश, जिन्होंने सालों तक एक दूसरे के राजनीतिक मकसद पूरे किए, वे अब ऐसा नहीं करते। भारत के लिए ऐसा सिनेरियो कई तरह की स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस खड़ी करता है। इनको चतुराई से संभालना बहुत जरूरी होगा, खासकर जब हम इसे अपने फायदों के नजरिए से देखें। केवल जवाब देने के बजाय इसे असल में अपने लिए यूज करने की सोच डेवलप करना ही नए भारत को डिफाइन कर सकता है। यूएस इस समय अपने आप को फिर से बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ गया है।
उसका अभी का तरीका है और ज्यादा इंडिविजुअलिज्म, ज्यादा सीमित रहना और तेज कॉस्ट कटिंग करना। रिकैलकुलेशन का ये काम मुश्किल है क्योंकि उसके पुराने स्ट्रेटेजिक बेट्स के रिजल्ट्स को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमें अनफेयर ट्रेड, एक्सेसिव इमिग्रेशन और अनग्रेटफुल एलाइज जैसी कड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। और मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ्स, मिलिट्री डोमिनेंस और पावर ऑफ द डॉलर अब एक उभरते हुए सोल्यूशन के इंग्रेडिएंट लगते हैं। अमेरिका में जो भी पॉलिटिक्स सामने आए, ज्यादातर बदलाव परमानेंट रहने वाले हैं। यूएस चाइना डायनेमिक्स जो इन दोनों देशों और दुनिया पर असर डालेगा, ये भारतीय पॉलिसी मेकिंग के लिए ग्लोबल बैकड्रॉप है। ग्लोबलाइजेशन का वो सुनहरा दौर जिसकी वजह से चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा, वो अब खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, ये जानना तो जरूरी है ही, लेकिन इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है। इंडिया की तरक्की थोड़ी धीमी रही है और अब उसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। हम एक ऐसे उथल पुथल भरे दौर में आ गए हैं जहां एक नए तरह की पॉलिटिक्स बन रही है। सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी दिशा तो तय है, बल्कि सवाल यह है कि ज्यादा अनसर्टेनिटी के इस दौर में इंडिया सबसे बेहतर तरीके से कैसे तरक्की करे। अभी के लिए भारत के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। उसे कई तरह के तरीकों को अपनाना होगा। कुछ ऑर्थोडॉक्स होंगे और कुछ ज्यादा इमेजिनेटिव, लेकिन इन सभी में ग्लोबल इंटरेस्ट के साथ पार्टनरशिप से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसका ज्यादातर हिस्सा वेस्ट और रशिया के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन चाइना जो अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसे किसी भी हिसाब से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सभी का फायदा उठाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये उतना ही जरूरी है। एक ज्यादा इमोशनल वर्ल्ड में माइंड गेम्स में माहिर होना और तीखे चाल चलना भी जरूरी है। ये सब करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसकी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स को समझें। तभी भारत एक नए दौर के लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को सक्सेसफुली लागू कर पाएगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया के हालात इतने बदल गए हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है। यूएस और चाइना दोनों जगह जो कुछ हुआ, वो पहले के एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल अलग था। पाकिस्तान ने तो अपनी पॉलिसी से जुड़ी सबसे बुरी उम्मीदों को भी पार कर दिया है। भारत के दूसरे पड़ोसी देशों ने भी कभी कभी पहले के मुकाबले अलग तरह से काम किया है। बदलती जियोपॉलिटिक्स का असर हमारे आसपास और दूर के पड़ोसी देशों में भी दिख रहा है। रूस के साथ भारत के रिश्तों को फिर से अच्छा बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। जापान ने अपनी मुश्किलों के बावजूद नए मौके दिए हैं। यूरोप के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन उसकी बढ़ती हुई कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स को समझने के लिए और हमें और जानकारी चाहिए। आज की घटनाओं का हमारा ज्यादातर एनालिसिस आइडियोलॉजी की लड़ाइयों से भी प्रभावित होता है। हमें घटनाओं की दिशा पसंद हो या ना हो, लेकिन वो सच तो हैं ही। उनके कारण भी हैं और प्रभाव भी, जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे विचार चाहे कुछ भी हों, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बुरा भला कहने से अच्छा है कि हम उनके ग्रोथ के कारणों का एनालिसिस करें। जब दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पर दोबारा से गौर करती है, तो इसके नतीजे बहुत गहरे होते हैं। इस बदलाव की गहराई को सही सही समझना ये पता लगाने जैसा है कि ये बदलाव कितना पक्का है। भारत के लिए बहुत खास है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज अभी तक भारत के ग्रोथ में मदद ला रही हैं। अगर अमेरिका की सोच में बदलाव आता है, तो इससे दुनिया की पॉलिटिक्स में कितना बदलाव आएगा और भारत के इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ेगा, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल बाकी देशों के साथ भारत के रिश्तों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका का ट्रेड और सिक्योरिटी को लेकर नया तरीका भी उतना ही मायने रखता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पिछली सरकारों से मिले एक्सपीरियंस के हिसाब से समझना एक गलती होगी। नई प्रायोरिटीज बन रही हैं और उस देश से डील करने के लिए पुराना प्लेबुक फिर से लिखने की जरूरत है। भारत के आगे बढ़ने की कंपैरिजन चीन से होना तय है, क्योंकि चीन अभी अभी इस रास्ते पर चला है। इस कंपैरिजन में ग्लोबल कॉन्शियसनेस पर उसका कितना असर है, उसका सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन, जियोपॉलिटिकल वैल्यू और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जैसे सभी फैक्टर्स देखे जाएंगे। किसी दूसरे देश की स्ट्रैटेजीज और डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स की नकल करना एक ऐसे समाज के लिए सही नहीं हो सकता जिसका इतिहास और नजरिया बहुत अलग हो। फिर भी भारत चीन से बहुत कुछ सीख सकता है। एक जरूरी सीख ये है कि दुनिया में अपनी रेलेवेंस दिखाना ही दुनिया का रिस्पेक्ट पाने का सबसे पक्का तरीका है। सिंगापुर के लीडर ली कुआन यू ने एक बार भारत के उदय को एक अजीब सी तारीफ देते हुए कहा था कि भारत का आगे बढ़ना कंफर्टिंग है। आज की दुनिया में शायद ज्यादा तहलका मचाने की जरूरत है। ग्रोथ और स्टेबिलिटी के ज्यादा सोर्सेस की तलाश कर रही दुनिया में भारत के लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और एक मार्केट इकोनॉमी होने के नाते भारत दूसरों के साथ ही ग्रो करेगा, अकेले नहीं। इन सिमिलैरिटीज को देखते हुए ऐसा भारत नई पार्टनरशिप्स की तलाश को प्रभावी ढंग से भुना सकता है। उन्हें एक साथ लाने वाले वैल्यूज मायने रखते हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में शायद और भी ज्यादा। वो इंटेंट को बढ़ावा देते हैं जो काबिलियत के साथ मिलकर पावर का नेचर डिसाइड करते हैं। अगर किसी पर कम शक किया जाता है, तो दूसरे को वेलकम करने में ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए
जियोपॉलिटिक्स और बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी है। भारत में भी कौटिल्य की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है, जिसमें इन बातों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर हम हाल के अतीत से कुछ सीख सकते हैं, तो वो ये है कि हमने इन्हें उतनी अहमियत नहीं दी जितना कि देना चाहिए था। 1950 के दशक में एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी का बांदंग एरा इस बात की याद दिलाता है कि हार्ड पावर को नजरअंदाज करने का क्या नुकसान होता है। लेकिन ये केवल एबिलिटीज पर ध्यान न देने की बात नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी सोच को भी दर्शाता है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां अपने फायदों के बारे में सोचना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक नॉर्म है। और ये सबसे अच्छी तरह से नेशनल स्ट्रेंथ्स और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स के मेल से ही किया जा सकता है। साफ तौर पर एक ज्यादा नेशनलिस्टिक वर्ल्ड में डिप्लोमेसी कई रिश्तों से जन मैच ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालने के लिए कंपटीशन का इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर भी भारत के लिए एक बेहतर सेंस ऑफ ऑर्डर को सपोर्ट करने का एक मजबूत कारण है। हमारा अपना ग्रोथ मॉडल और पॉलिटिकल आउटलुक जाहिर तौर से रूल्स बेस्ड बिहेवियर का पक्ष लेते हैं। भारत को ग्लोबल गुड को नेशनल इंटरेस्ट के साथ जोड़ने में एक खूबी बनानी चाहिए। इसके पीछे चैलेंज ये है कि ग्रेटर मल्टीपोलैरिटी और वीकर मल्टीलैटरलिज्म वाली दुनिया में इसे सक्सेसफुली कैसे किया जाए। भारत की फॉरेन पॉलिसी पर उसके अतीत से तीन बड़े बोझ हैं। पहला है 1947 का पार्टीशन, जिसने देश को आबादी और राजनीतिक दोनों तरह से छोटा कर दिया। इसका एक अनचाहा नतीजा ये हुआ कि चीन को एशिया में और ज्यादा स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गया। दूसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में देरी, जो चीन के रिफॉर्म्स के 1.5 दशक बाद किए गए, और वो भी बहुत इरेगुलर तरीके से। कैपेबिलिटीज में 15 साल का ये अंतर भारत को अब भी बड़े नुकसान में रखता है। तीसरा है न्यूक्लियर ऑप्शन का लंबे समय तक इस्तेमाल न करना, जिसके चलते भारत को एक ऐसे फील्ड में प्रभाव हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जो पहले कहीं ज्यादा आसानी से मिल सकता था। बेशक ये बेहतर है कि इन मुद्दों को देर से ही सही लेकिन उठाया जा रहा है और इन पर बात की जा रही है। लेकिन 1947 के बाद से हमारी गलतियों पर ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन निश्चित रूप से देश के लिए अच्छा होगा। हम इसे उन रास्तों तक भी बढ़ा सकते हैं जो हमने नहीं चुने। जो देश लंबे समय से मुश्किल हालात में काम कर रहा है, उसे किसी भी बदलाव का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। दूर के डेवलपमेंट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे खास नजदीकी में हैं, वे और भी ज्यादा उम्मीद जगाते हैं। नेबरहुड फर्स्ट का ऐसा तरीका जिससे सब कॉन्टिनेंट के इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस को फिर से मजबूती मिले, वो भारत के पक्ष में काम कर सकता है। इस सेंस ऑफ नेबरहुड को ईस्ट और वेस्ट तक फैलाना भी उतना ही जरूरी है। अपने सिक्योरिटी कैलकुलस में साउथ के समुद्री इलाके को शामिल करना एक बड़े विजन का दूसरा अहम हिस्सा है। साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज को सक्सेसफुली लागू करने से भारत के छोटे होने के कई स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस को पलटा जा सकता है। आसियान की कोशिशें कि वो अपनी कोहीजन और सेंट्रलिटी बनाए रखे, इससे भारत के लिए भी एक मांग पैदा होती है। अगर एशिया का बैलेंस ऑफ पावर भारत के बंटवारे से बिगड़ गया था, तो 1945 के बाद जापान पर लगी पाबंदियों ने इसे और खराब कर दिया। इसलिए जापान की सिक्योरिटी पोस्चर का भारत की कैलकुलेशंस पर कुछ असर पड़ता है। दरअसल जब एशिया की बात आती है, तो बदलाव अभी पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात भरोसे के साथ कही जा सकती है कि भारत के लिए मौके अब ज्यादा हैं, कम नहीं। अभी भले ही दुनिया की हालत थोड़ी अनसेटलिंग लग रही हो, लेकिन इससे हमें पिछले कुछ दशकों में हुई प्रोग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। कई सारे सेक्टर्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार आया है। भारतीयों को तो यकीनन ये उम्मीद करनी चाहिए कि आगे आने वाला समय और बेहतर होगा। वो दुनिया भर में होने वाले ग्लोबल डिसरप्शंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन और इंटरनेशनल पोजीशनिंग कई नए पॉसिबिलिटीज खोलती हैं। हम जो ऑप्शंस बनाते हैं, वही हमारे चॉइसेस को डिफाइन करने में मदद करेंगे। ये हमारे लिए अमेरिका से जोड़ने, चाइना को संभालने, यूरोप को ग्रो करने, रशिया को फिर से विश्वास दिलाने, जापान को साथ लेने, पड़ोसियों को करीब लाने, पड़ोस का विस्तार करने और सपोर्ट के पुराने एरियाज को बढ़ाने का समय है। एक ज्यादा अनसर्टन और अनस्टेबल दुनिया से मिलने वाले मौकों और रिस्क के मिक्सचर का इवैल्यूएशन करना आसान नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंजेस को एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल है, खासकर नियमों की कमी और अनदेखी। गोल्स, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स, ये सभी आज के जमाने में बहुत अलग हैं। ग्लोबल गुड्स में कमी भले ही चिंताजनक हो, लेकिन इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। ऐसी बदलती हुई सिचुएशन में एशिया में एक स्टेबल बैलेंस बनाना इंडिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एक मल्टीपोलर एशिया से ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सकता है। साथ ही इससे ग्लोबल सिस्टम में इंडिया की वैल्यू
और भी बढ़ जाएगी। हमारा तरीका यह होना चाहिए कि हम दुनिया के साथ कंफर्ट बनाएं, न कि दूरियां बढ़ाएं। सभी राइजिंग पावर्स पर एक नेचुरल सस्पिशन होगा जिसे हमें खत्म करना होगा। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, एक कंस्ट्रक्टिव प्लेयर की तरह काम करना और अपनी एक अलग पर्सनालिटी दिखाना, ये सब इस सॉल्यूशन के हिस्से हैं। इंडिया के लिए सिर्फ इज्जत मिलने से ज्यादा अच्छा है कि उसे लोग पसंद करें। तो फॉरेन पॉलिसी और इसके तरीकों के मामले में इसका असल में क्या मतलब होगा? सबसे पहले इसमें ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शन से पैदा हुए मौकों को पहचान कर और उनका फायदा उठाकर नेशनल इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाना होगा। ऐसा भारत नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी पर ज्यादा ध्यान देगा। ये जरूरत पड़ने पर अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने में हिचकिचाएगा नहीं। ये सोच भारत के पड़ोस से शुरू करके गुडविल को बढ़ावा देने को भी प्रायोरिटी देगी। इसमें अपनी बॉटम लाइंस की मजबूत समझ और उन्हें बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने की इच्छा शामिल होगी। ग्लोबल कॉन्शियसनेस पर एक गहरा असर डालना इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये ग्लोबल इश्यूज और रीजनल चैलेंजेस में और ज्यादा कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देगा। HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस एक ज्यादा क्लियर स्टांस दिखाने के लिए एक ऑब्वियस प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल लेवल पर उभरने के लिए अपने खुद के डिप्लोमेटिक टर्म्स को बातचीत में लाना बहुत जरूरी है। इंडो पैसिफिक, क्वाड या पहले के ब्रिक्स इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। हमारी IT और बिजनेस की ताकतों पर बेस्ड जो ब्रांड बिल्डिंग पहले से हो रही है उसे और बढ़ाया जा सकता है। कोरोना पैंडेमिक ने भारत को अब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर दिखाने का मौका दिया है। इस प्रोसेस को मजबूत करने के लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाना या पारंपरिक दवाओं की वकालत करना इसके उदाहरण है। दुनिया के साथ बातचीत में अपनी भाषाओं का ज्यादा इस्तेमाल करना भी बदलते इक्विलिब्रियम का एक सिग्नल है। प्रोमोशनल एलिमेंट से ज्यादा जो हमारी अंदरूनी सोच है वो सबसे बड़ा फर्क ला सकती है। हमें यह सोचने की आदत पड़ गई है कि 1945 के बाद की दुनिया ही नॉर्मल है और उससे अलग सब कुछ भ्रम है, जबकि हमारा अपना प्लूरलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री बताता है कि दुनिया की असल स्थिति मल्टीपोलैरिटी है। ये हमें पावर के इस्तेमाल में आने वाली रुकावटें भी दिखाता है। एक ऐसा व्यवहार और सोच जो इस बात को समझे वो दूसरों के साथ एक बेहतर इक्विलिब्रियम बनाने में मदद कर सकता है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स को दुनिया के मामलों में अपने नजरिए में और ज्यादा रियलिज्म लाने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक मजबूरी है जो उन्हें ग्लोबल डेवलपमेंट्स की वजह से माननी पड़ रही है। अलग अलग देशों में बढ़ता नेशनलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस को और ज्यादा ट्रांजैक्शनल बना रहा है। ट्रेड और कनेक्टिविटी को अपनी पसंद बनाने की सबसे ज्यादा अहमियत देने से ये ट्रेंड्स और मजबूत हो रहे हैं। ये एक बेबाक अमेरिका फर्स्ट और एक मजबूत चाइना ड्रीम माहौल बना रहे हैं। वैसे भी रशिया का फोकस लंबे समय से सोवियत यूनियन के मुकाबले में ज्यादा नैरो रहा है, लेकिन यूरोप जिसकी सोच में अब फोर्ट्रेस मेंटालिटी बढ़ रही है वो भी अपने इंटरेस्ट्स और वैल्यूज के बीच सही बैलेंस बिठाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जहां तक जापान की बात है, उसकी लगातार सावधानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इंडिया के पास रोम में वो करने के अलावा कोई चारा नहीं है जो रोमन्स करते हैं। सच में इंडिया ये बहुत अच्छे से कर सकता है और शायद इस दौरान नए मौके भी ढूंढ सकता है। हालांकि ब्रांड डिफरेंशिएशन के लिए एक और भी कारण है जो एक उभरती हुई और एस्पिरेशनल बार के लिए बहुत जरूरी है। भारत के मामले में ये उसके नेशनलिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। दुनिया को याद दिलाना होगा कि हमने अपने रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी दूसरों को इकोनॉमिक असिस्टेंस और ट्रेनिंग दी। भारत का दुनिया के साथ जुड़ाव का विस्तार सिर्फ एम्बिशन से बढ़कर कुछ और गहरा दिखना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सिद्धांत जितना डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए जरूरी है उतना ही फॉरेन पॉलिसी के लिए भी। इसे दुनिया के साथ और ज्यादा बड़े पैमाने पर जुड़ने की एक बेसिक डिजायर को जाहिर करना चाहिए। जैसे जैसे भारत और दुनिया के बीच नए रिश्ते बनेंगे वैसे वैसे उनका एक दूसरे के लिए मतलब भी बदलेगा। एक ऐसी इकोनॉमी जो हायर लेवल पर जा रही है उसकी अहमियत भी अलग होगी। इसका मतलब होगा कि भारत को अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज को मजबूत करने, बिजनेस करना आसान बनाने, सबको एक जैसी प्लेइंग फील्ड देने और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ने के बीच सही बैलेंस बनाना होगा। दुनिया और भारत के बीच अलग अलग फील्ड में नए इक्विलिब्रियम्स बनेंगे और इनमें से कुछ में थोड़ी बहुत फ्रिक्शन भी हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भारत सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट से बढ़कर है। इंडिया का परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट पूरे होते हैं या नहीं, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटा जाता है या नहीं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज अपनाई जाती हैं या नहीं, ग्लोबल ग्रोथ बैलेंस्ड और तेज होती है या नहीं, और टैलेंट का एक बड़ा पूल अवेलेबल होता है या नहीं। इतना ही नहीं, भारत के फेवर में यह भी रहेगा कि इससे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी। इसके लिए भारत को आने वाले सालों में अपने मॉडल को सक्सेसफुली आगे बढ़ाना होगा।
जहां अगली जनरेशन में सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक की प्रोग्रेस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, वहां दुनिया की प्रायोरिटीज के लिए इसकी रेलेवेंस और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगी। इस एक्सरसाइज की खास बात यह होगी कि इसमें एक क्रेडिबल मेक इन इंडिया प्रोग्राम देने की काबिलियत होगी जो और ज्यादा फ्लेक्सिबल ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कंट्रीब्यूट कर सके। उभरती ग्रीनर टेक्नोलॉजीज को ऐसे पैमाने पर तैनात करना भी कम जरूरी नहीं होगा जो ग्लोबल लेवल पर बदलाव लाए। आज के भारत में जो सोशियो कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं वो भी इस पूरे मैट्रिक्स में एक अहम फैक्टर है। युवा आबादी और बढ़ती जागरूकता एक मजबूत सेल्फ बिलीफ में मदद कर रही है। एक एस्पिरेशनल इंडिया जाहिर तौर से नेशनल गोल्स को पूरा करने और ग्लोबल प्रेजेंस बनाने को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की ये बढ़ी हुई फीलिंग भारत की खोजों को कई दिशाओं में ले जाएगी। ये जरूरी है कि कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल अफेयर्स इस डेवलपमेंट को पहचाने और उसका सम्मान करें। एक इंडियन डिप्लोमेट के तौर पर मैंने अपने लंबे करियर में दुनिया को सोच से भी ज्यादा बदलते देखा है। मेरी जनरेशन और मुझसे पहले वाली जनरेशन ने यूएस, चाइना और पाकिस्तान के साथ मुश्किल एक्सपीरियंसेस का बोझ अपने प्रोफेशन में उठाया। 1970 के दशक तक ये तीनों चीजें इंडियन इंटरेस्ट के लिए एक साथ खतरा बन गई थी। मेरे डिप्लोमेटिक लाइफ का पहला आधा हिस्सा दो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज से प्रभावित रहा, कोल्ड वॉर और पॉलिटिकल इस्लाम का बढ़ना। इन दोनों के कारण सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। दूसरे आधे हिस्से में हमारे देश ने इन बदलावों और साथ ही कई और चीजों के साथ तालमेल बिठाया। इसने यूएस के साथ हमारे रिश्तों को नए सिरे से बुना, जबकि ईस्ट में एक नई पावर का उदय हुआ जिसके ग्लोबल रिपरकशंस हुए। लेकिन सिर्फ दुनिया ही नहीं बदल रही है, इंडियन कैपेबिलिटीज, एस्पिरेशंस और प्रायोरिटीज भी बदल रही हैं। ये सब बताता है कि कैसे भारत का फोकस अब सिर्फ सोवियत के साथ संबंधों पर नहीं रहा, बल्कि कई देशों के साथ तालमेल बिठाने पर आ गया है। इस बदलाव के सबसे खास डिप्लोमेटिक माइलस्टोन्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यूक्लियर टेस्ट्स, 2005 का न्यूक्लियर डील और एक मजबूत नेशनल सिक्योरिटी पोस्चर शामिल है। इन सब ने मिलकर एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई है जिसे पुरानी सोच से समझना मुश्किल है। अगर भारत ने क्वाड अरेंजमेंट को फिर से शुरू किया तो वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बना। रशिया और चाइना के साथ भारत का पुराना ट्राइलैटरल अब अमेरिका और जापान के साथ एक नए ग्रुप के साथ चल रहा है। ये चीजें भले ही कॉन्ट्रडिक्टरी लगे, लेकिन ये दिखाती हैं कि आज हम कैसी दुनिया में काम कर रहे हैं। इन्हें समझना और इनके बारे में लोगों को बताना मुश्किल है, खासकर उन लोगों को जो नई व्यवस्था की मुश्किलों को समझने के लिए तैयार नहीं है। आज की बदलती दुनिया में सही पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अमेरिका, चाइना, ईयू यानी यूरोपीय संघ या रशिया जैसे कॉम्पिटिटिव देशों के साथ एक ही समय में संबंध बनाए रखना जरूरी है। लेकिन जब भारत के कामों को उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट से देखा जाता है तो एक साफ पैटर्न दिखने लगता है। ये अपने गोल्स और इंटरेस्ट को लगातार आगे बढ़ाने वाला पैटर्न है जिसमें दुनिया के सभी रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि इसका मतलब अक्सर अनजाने सिचुएशंस में उतरना होता है, इसलिए इसमें सही जजमेंट और हिम्मत दोनों की जरूरत होती है। हमारे बीते हुए कल का साया हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन वो अब हमारे आने वाले कल के बीच की रुकावट नहीं बनेगा। आगे बढ़ने का मतलब रिस्क लेना होगा और डर को स्ट्रेटेजी या फैसले लेने की झिझक को बुद्धिमानी बताने से बचना होगा। पिछले 5 सालों में भारत की तरक्की ने कई मायनों में उन लोगों को हैरान किया है जो पुराने तरीके से सोचने में अटके हुए थे या बदलना नहीं चाहते थे। ऐसी उम्मीदें थी कि भारत की अमेरिका पॉलिसी एक सरकार की आइडियोलॉजी की वजह से या फिर दूसरी सरकार के नेशनलिज्म की वजह से खराब हो जाएगी, लेकिन ये गलत साबित हुई। ये बात आसानी से समझ नहीं आई कि भारत अपने जरूरी मुद्दों पर मजबूती से खड़ा रहते हुए भी चाइना के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बना पाया। रशिया के साथ संबंधों का स्ट्रक्चरल बेसिस कम आंका जाता है और इसी तरह आज के भारत के लिए यूरोप और जापान की अहमियत को भी कम समझा जाता है। शायद सबसे मजबूत प्रीकंसेप्शंस हमारे आसपास के इलाके को लेकर थी। हर कॉम्प्लिकेशन को एक सेटबैक के तौर पर दिखाया गया और हर करेक्शन को एक ऐसी अनहोनी बताया गया जो शायद भारत के काम से उलट थी। ऐसा होने पर यह कोई हैरानी की बात नहीं कि हमारे आसपास के बदले हुए माहौल को पहचाना भी नहीं गया। पाकिस्तान हमेशा से सबसे बड़ी डिबेट की वजह रहा है। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी आतंकी हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दे, ये शायद ही कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, सिवाय उनके जो इसे देखना चाहते हैं। जाहिर है अलग अलग एक्शंस, प्लेयर्स और समय के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज की जरूरत होती है और आतंकवाद जैसी आज की चुनौतियों को दर्शाने के लिए एजेंडा सेट करना कॉमन सेंस है, न कि मनमानी। जिन लोगों को हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के इतिहास की समझ है, वो अफगानिस्तान को लेकर चिंतित होंगे। ये लाजमी है, चाहे हम इसे इंपीरियल ओवरस्ट्रेच कहें या सिर्फ गलत अनुमान, लेकिन वहां हालात मुश्किल हो गए हैं। हालांकि ये भी सच है कि 2 दशक पहले का समय वापस नहीं लाया जा सकता। भारत की इसमें एक भूमिका है क्योंकि उसने इस दौरान बहुत योगदान दिया है और इस वजह से उसकी अपनी एक स्टैंडिंग है जो कम महत्वपूर्ण नहीं है।
इसलिए दूसरों के टैक्टिकल मूवमेंट से घबराना नहीं चाहिए। हम इसलिए मायने रखेंगे क्योंकि हम दुनिया की दरिया दिली पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी ताकत के बलबूते कायम हैं। और हमारी भूमिका सिर्फ यही नहीं दिखाएगी, बल्कि दूसरी इंटरेस्टेड पावर्स के साथ हमारे कन्वर्जेंसेस को भी दर्शाएगी। शासन प्रशासन का एक्सपीरियंस किसी भी बात की एनालिसिस को और भी असली बना देता है। आसान शब्दों में कहें तो कई बातें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें करना उतना ही मुश्किल। असल में मेरे पिताजी ने 1966 में एक इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट को फॉरेन सर्विस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए यही लॉजिक देकर समझाया था। तब से यही सीखने को मिला है कि एक बड़े देश में असल पॉलिसी का मतलब होता है कई प्रायोरिटीज को एक साथ पूरा करना, जिनमें से कुछ एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती हैं। कभी कभी इन दबावों और खींचतान से बचने के लिए ना तो दूरी बनाना और ना ही कोई मजबूत स्टैंड लेना हमेशा सही जवाब होता है। चॉइसेस करने ही पड़ते हैं, सिर्फ बहस करने से काम नहीं चलता। और इन चॉइसेस की कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। लेकिन चॉइसेस से पहले कैपेबिलिटीज का मुद्दा आता है। ये हमारी डोमेस्टिक चैलेंजेस का सामना करने की क्षमता ही है जो दुनिया में इंडिया की पोजीशन डिफाइन करेगी। हम अब कम से कम सही मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। डिजिटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रूरल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, एटसेट्रा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना भारत के लिए वैसा ही हो सकता है जैसा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ने चाइना के लिए किया था। इकोनॉमिक फ्रंट पर हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जिनका सीधा असर हमारी पूरी नेशनल पावर पर पड़ेगा। ऐसा हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने कुछ सेक्टर्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया है और कुछ को बहुत कम प्रोटेक्ट किया है। 1991 के बाद की हमारी स्ट्रैटेजी साफ तौर पर भटक गई है, और अभी चल रहे ट्रेड वॉर्स और कोरोना के बाद की रिकवरी, ये दोनों ही हमें एक ज्यादा मॉडर्न अप्रोच बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे भारत पॉलिटिकल मल्टीपोलैरिटी को देखता है, वैसे ही उसे अपनी इकोनॉमिक मल्टीपोलैरिटी भी अपनानी होगी, खासकर उन बड़े हब्स के आसपास जहां उसके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स घूमते हैं। टेक्नोलॉजी का भी हमारे समाज के लिए एक खास महत्व है, क्योंकि हम लंबी छलांग लगाने के आदी हैं। एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट से इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बड़े फायदे मिलेंगे। आखिरकार विदेश में लीड करने के लिए हमें पहले घर में डिलीवर करना होगा। दुनिया में ग्लोबल पावर हायरार्की में ऊपर जाना, चाहे वो कैपेबिलिटी के मामले में हो या इन्फ्लुएंस के, भारत के उदय का सिर्फ एक पहलू है। हमारे देश को इसके साथ साथ और भी कई जर्नी करनी है। पिछले कुछ दशकों में जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन की जड़ें गहरी हुई हैं, हमें और भी असली आवाजें सुनने को मिली हैं। हमारे नेशनल कल्चर में ये बदलाव राजनीतिक और चुनावी नतीजों से भी साबित हुए हैं। इसके साथ ही भारत एक सिविलाइजेशनल सोसाइटी से एक नेशन स्टेट में भी बदल रहा है। इसमें ऐसी चीजें अपनाना शामिल है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के कुछ पहलुओं में डिसिप्लिन और फॉर्मेलिज्म लाती है। इतिहास से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं, खासकर पार्टीशन से जो हमें मिली हैं, जिनके लिए नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तो अपनी बढ़ती हुई प्रोमिनेंस के अलावा दुनिया को आज इस बदलते हुए भारत को समझना होगा। हमसे जुड़े अहम सवाल ग्लोबल रिबैलेंसिंग को दर्शाते हैं जो अभी चल रही है। क्या दुनिया भारत को डिफाइन करती रहेगी या अब भारत खुद को डिफाइन करेगा? अवध आज तक पहले वाले का सिंबल बना हुआ है, लेकिन अगर अब इसे बाद वाला होना है तो इसका मतलब सिर्फ दूसरी पावर्स के साथ ही नहीं, बल्कि खुद वर्ल्ड ऑर्डर के साथ भी नए इक्विलिब्रियम्स बनाने पड़ेंगे। भारत आज सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर है, और अवध से मिली सीख इस खोज में उसके सबसे परफेक्ट कंपस की तरह काम करेंगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जो राजनीतिक विरोध है वो इमिग्रेशन और जॉब सिक्योरिटी पर ही फोकस्ड है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के वोटर्स को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, भले ही इनका इकोनॉमिक लॉजिक थोड़ा अजीब क्यों ना हो। लेकिन विदेशी एक आसान निशाना होता है, चाहे वो एक इंसान के तौर पर हो या फिर एक इकोनॉमिक कंपेटिटर के तौर पर। और अगर उनकी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ऐसा करना आसान बनाती हैं तो जाहिर है ऐसा ही होगा। ट्रंप के नजरिए से ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अमेरिका से नौकरियां छीनने वाला माना जाता है, जिससे उस लॉजिक पर सवाल खड़ा होता है जिस पर ग्लोबल बिजनेस सालों से निर्भर रहा है। टैरिफ्स का सख्ती से इस्तेमाल अब तक यूएस इकोनॉमी तक इजी एक्सेस को लिमिट करता है। फाइनेंशियल पॉलिसीज और सोशल प्रेशर्स मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में वेस्टर्न वर्ल्ड को चाइना से डीकपल करने की भी कोशिशें चल रही हैं। वो इसमें कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रेजेंट में जो वॉलेटिलिटी है उसका दूसरा कारण है ग्लोबल मोबिलिटी को अपोज करना।
ये फिनोमिनन खुद स्किल्स के फैलने और ज्यादा बेहतरीन इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का नतीजा है। हालांकि मुश्किल समय इसके सोशल एस्पेक्ट्स के प्रति दुश्मनी बढ़ा रहा है। आखिर कल्चरल इंसुलैरिटी और इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म साथ साथ चलते हैं, लेकिन इन दबावों को उन बिजनेस रियलिटीज से जूझना होगा जिनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। देखिए, कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी लीड्स के लिए टैलेंट तो सबसे जरूरी चीज रहेगी ही, और यही बात भारत को बहुत खास बना सकती है। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसे भरोसेमंद जगह है जो स्किल्स को दुनिया की इकोनॉमी में जाने से पहले तैयार करता है। ऐसी एडजस्टेबल सोर्सेज के जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो उनके सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ज्यादा जरूरी हैं। ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी के लिए खुद को ज्यादा रेलेवेंट बनाना ही भारत के आगे बनने वाले रिश्तों की चाबी है। इन बदलावों का ग्लोबल ऑर्डर पर जो असर होगा, वो शायद अगली पीढ़ी में देखने को मिलेगा। इसके कई पहलू होंगे, और हर पहलू अपने आप में एक उथल पुथल का कारण बन सकता है। सबसे साफ बात तो ये है कि दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर होती जाएगी, क्योंकि पावर का बंटवारा बढ़ेगा और अलायंस डिसिप्लिन कमजोर होगा। इंडिया या ब्राजील जैसी बढ़ती इकोनॉमी वाले देश अब अपनी बात और जोर से रखेंगे। जर्मनी और जापान, ये दोनों देश रशिया या कोरिया जैसे मुद्दों पर अमेरिकन सोच में बदलाव से बेखबर नहीं रह सकते। जैसे जैसे इन चीजों में यूनिफॉर्मिटी पर सवाल उठने लगेंगे, कई और देश अपनी खुद की सोच और योजना बनाना शुरू कर देंगे। अगर कोई देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही सबसे ऊपर रखता है, तो इससे इंटरनेशनल रिलेशंस में बने मल्टीलेटरल रूल्स कमजोर होंगे। खासकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी कंसर्न से जुड़े मामलों में यह बात साफ दिखेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काम को कमजोर करना या लॉ ऑफ द सीज की अनदेखी करना अच्छे साइंस नहीं है। ये दिखाता है कि मल्टीपोलैरिटी के साथ अगर मल्टीलेटरलिज्म कम हो जाए, तो आने वाला समय, यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मल्टीलेटरलिज्म को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसके उलट इसे एक नई ताकत देनी होगी और इसे रिफॉर्म करना होगा। अभी जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, उसे बदलना होगा और उसके पुराने एजेंडा को भी नए सिरे से देखना होगा। आपको बता दें कि मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कई शक्तिशाली देशों का उदय होना, और मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है कई देशों का मिलकर काम करना। ये समझना भी जरूरी है कि मामला सिर्फ ऑर्डर को बचाने और डिसऑर्डर को न्योता देने के बीच का बाइनरी चॉइस नहीं है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ऑर्डर के कुछ खास एलिमेंट्स अब कई स्टेक होल्डर्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तब तक चेंज पर कंफ्यूजन हावी रहेगा। इससे मौजूदा नियमों के पालन यानी लेटर और स्पिरिट दोनों को लेकर तीखे सवाल उठेंगे, और जैसे जैसे बड़ी पावर्स चुनिंदा तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाएंगी, तो मौजूदा रियलिटी को बनाए रखने वाले कई बेसिक आर्ग्यूमेंट्स कमजोर पड़ने लगेंगे। नई दुनिया में कलेक्टिव सिक्योरिटी या किसी बड़ी कंसेंसस के बजाय बैलेंस ऑफ पावर ही मेन प्रिंसिपल बन सकता है। इतिहास ने दिखाया है कि यह तरीका आमतौर पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स पैदा करता है। दुनिया के मामलों में फ्रेनेमीज यानी जो दोस्त और दुश्मन दोनों हो, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। ये ऐसे फ्रेंड्स बनकर निकलेंगे जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, या ऐसे राइवल्स होंगे जिन्हें किसी एक मुद्दे पर साथ आना पड़ेगा। एक ज्यादा लेन देन वाला रवैया अलग अलग देशों के एडहॉक ग्रुपिंग्स को बढ़ावा देगा, जिनकी किसी खास मुद्दे पर शेयर्ड इंटरेस्ट होगी। इसे एक साथ काम करने और अलायंस स्ट्रक्चर से बाहर जाकर संबंध बनाने की जरूरतों से सपोर्ट मिलेगा। इन सभी बदलावों के कारण ज्यादा रीजनल और लोकल बैलेंसेस बनेंगे, जिन पर ग्लोबल इंपैक्ट कम होगा। अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां पैरेलल यूनिवर्सेस होंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, हाल ही में कोल्ड वॉर के दौरान भी ऐसा ही था। लेकिन तब दुनिया इतनी इंटरडिपेंडेंट और इंटरपेनिट्रेशन नहीं थी जितनी अब की ग्लोबलाइज्ड एरा में है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी, कॉमर्स और फाइनेंस से लेकर कनेक्टिविटी, इंस्टीट्यूशंस और एक्टिविटीज तक कई क्षेत्रों में अलग अलग चॉइसेस और एक दूसरे से मुकाबला करने वाले ऑप्शंस होंगे, जो पार्शियली एक ही नींव पर टिके होंगे। ये दुविधा हमें कई जगहों पर देखने को मिलेगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो खुद इस पैरेलल एग्जिस्टेंस की डाइकोटोमी से जूझेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों को इन दोनों को एक साथ संभालना होगा, और तभी हमारी असली परीक्षा होगी। अगर चाइना और वेस्ट के रिश्ते और खराब भी हो जाएं, तो भी दुनिया का फिर से एक मजबूत बाइपोलर वर्ल्ड बनना मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। दूसरे देश भी अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी में से आधी अब नॉन वेस्टर्न है। टेक्नोलॉजी का फैलना और डेमोग्राफिक डिफरेंशियल्स भी दुनिया में डिवीजन ऑफ पावर में मदद करेंगे। हम ऐसी ताकतें देख रहे हैं जो ये बताती हैं कि जब ग्लोबल कॉन्स्ट्रक्ट कम हावी होता है, तो लोकल इक्वेशंस कितनी जरूरी हो जाती हैं। सच्चाई ये है कि यूएस भले ही कमजोर हुआ हो, लेकिन चाइना का उदय अभी पूरा नहीं हुआ है, और इन दोनों चीजों ने मिलकर दूसरे देशों के लिए जगह बनाई है। जब ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, तो उन्हें तीसरे पक्षों की जरूरत पड़ती है।
असल में उनकी आपसी डायनामिक मल्टीपोलैरिटी को और तेजी से बढ़ा सकती है। जो मिडिल पावर्स हैं उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। जिनके पास पहले से ही फायदे हैं जैसे रशिया, फ्रांस और यूके, उन्हें एक नई जान मिलेगी। इंडिया जैसे कुछ देश अपनी स्थिति सुधारने की उम्मीद कर सकते हैं। जर्मनी जैसे दूसरे देश कलेक्टिव एफर्ट से अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। लेकिन ब्राजील और जापान, टर्की और ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया भी होगी जिनका अपने आसपास और उससे भी आगे ज्यादा प्रभाव होगा। अलायंस डिसिप्लिन का कमजोर होना इस प्रोसेस को और आसान बनाएगा। जो सामने आएगा वो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होगा जिसमें अलग अलग लेवल की कंपटीशन, कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन होंगी। ये एक बड़ा चाइनीज चक्कर खेलने जैसा होगा जिसमें कुछ लोग अभी भी नियमों पर बहस कर रहे होंगे। मल्टीपोलर वर्ल्ड बैलेंस ऑफ पावर से चलता है, उसमें भी खतरे हैं। यूरोप जिसने वर्ल्ड वॉर देखे हैं वो इस बात से खास करके डरा हुआ है। यहाँ तक कि ताकतवर देश जैसे यूएस, पहले रशिया या अब चाइना भी ऐसे बैलेंस को सिर्फ खास मुश्किलों के लिए पसंद करते हैं, न कि हमेशा के लिए। पुराना एक्सपीरियंस यही बताता है कि बिना रोक टोक की कंपटीशन रीजनल और ग्लोबल लेवल दोनों जगह अक्सर हालात को खराब कर सकती है। इसी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस में कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक सुरक्षा कवच के तौर पर देखा जाता है। भले ही ये हमेशा काम ना आया हो, लेकिन बड़े लेवल पर बातचीत से बनी कॉमन सहमति एक प्लान बी का काम करती थी। मल्टीपोलैरिटी से सबसे ज्यादा परेशान वो देश हैं जिनके लिए नियम कमजोर हो रहे हैं और जो लंबे समय से किसी अलायंस फॉर्मेशन में काम करते रहे हैं। इंडिपेंडेंट प्लेयर्स के मुकाबले उनके लिए ये मानना मुश्किल है कि इंटरडिपेंडेंस की मजबूरियां ही काफी हैं। दूसरे देश शायद इस संभावना को और ज्यादा घबराहट से देख सकते हैं, लेकिन इंडिया शायद इसे ज्यादा खुले दिमाग से देखता है। एक इंडिविजुअलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब है कि जो पुरानी व्यवस्था है वो नए लोगों के लिए ज्यादा खुली है। जो पुराने कलेक्टिव पोजीशंस हैं वो शायद कम स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। खेल का तरीका भी ज्यादा बायलैटरल होने से समझौते करने की चाहत और बढ़ती है। ये खास तौर पर सिक्योरिटी डोमेन में देखने को मिला है, चाहे वो न्यूक्लियर डील और एनएसजी वेवर हो, अफगानिस्तान में पार्टनरशिप्स हो या मलाबार एक्सरसाइज हो। ये सब पुराने ग्रुप थिंक से हटकर नए प्रैक्टिकल थिंकिंग अप्रोच को दिखाते हैं। ये अब दूसरे डोमेन्स में भी फैल सकता है। दोस्त जो आपस में सहमत नहीं हैं या राइवल्स जो एक दूसरे की मदद करते हैं, ये इस नए दौर की एक खास बात है। ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर दुनिया में हमारी आजादी को सीमित करने वाली मुश्किलों के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। नेशनलिज्म का बढ़ना पहले वाले ग्रुप की बड़ी वजह है, जबकि ग्लोबल थ्रेट्स दूसरे ग्रुप को एक साथ लाते हैं। जैसे हमने पहले देखा है कि अमेरिका क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर ज्यादातर वेस्टर्न देशों, खासकर यूरोप से अलग राय रखता है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉलिटिक्स ट्रेड के डिवाइडिंग रोल के एग्जांपल्स थे। एनर्जी पॉलिसी भी उतनी ही अहम रही है, जिसका सबूत है यूरोप की रशिया पर डिपेंडेंसी को अमेरिका द्वारा क्रिटिसाइज करना। लेकिन सिर्फ खास मुद्दों से ज्यादा फ्रेनेमीज इसलिए बढ़े हैं क्योंकि लोगों की सोच बदल गई। ये मानना कि अलायंसेस बोझ हैं अपने आप में फ्रिक्शंस की एक वजह है। आखिर में अभी के डिस्पेंसेशन का अमेरिका के ग्लोबल पोस्चर के लिए क्या फायदा है, इस पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पुराने समय की मोमेंटम अभी भी उन देशों के ग्रुप्स को जिंदा रख सकती है जो आज के समय से सहमत नहीं है। आइडियोलॉजी में अंतर होने के बाद भी पुरानी परंपराएं एक साथ काम करने का आधार बनी रहती हैं, भले ही वो खुशी खुशी ना हो। लेकिन इन कॉमन कंसर्न्स की मजबूरी से एक अलग तरह की इंस्पिरेशन मिलती है। हमने ग्लोबल इश्यूज जैसे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, नॉन प्रोलिफरेशन या क्लाइमेट चेंज पर बनी कोलिशंस ऑफ कन्वीनियंस देखी हैं। ये इशू बेस्ड होती हैं और मन मुताबिक न होने के बावजूद असरदार हो सकती हैं। अगर अलायंसेस के अंदर बंटवारा एक बदलाव था, तो उनसे आगे निकलना दूसरा बदलाव था। जैसे जैसे दुनिया ज्यादा प्लूरिलैटरलिज्म की तरफ बढ़ी, रिजल्ट ओरिएंटेड कोऑपरेशन ज्यादा आकर्षक लगने लगा। वो बेहतर तरीके से फोकस थे और एंटी कमिटमेंट्स के साथ भी उनका तालमेल बिठाया जा सकता था। जिम्मेदारियों को बांटने की बढ़ती जरूरत को फॉर्मल स्ट्रक्चर से आगे के प्रभावों की समझ के साथ जोड़ा गया। एशिया ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए खास फोकस रहा है क्योंकि वहां रीजनल आर्किटेक्चर सबसे कम डेवलप हुए हैं। भारत आज ऐसे प्लूरिलैटरल ग्रुप्स का इंडस्ट्री लीडर बनकर उभरा है क्योंकि ये एक ही समय में हेजिंग और इमर्जिंग स्पेस दोनों में मौजूद है। अलग अलग देशों के साथ सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल इश्यूज पर काम करने से ये पता चला है कि अगर हम प्रैग्मेटिज्म और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें तो साथ मिलकर काम करने के मौके और बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां चीजें पूरी तरह से साफ नहीं होती, जहां समझौते आधे अधूरे होते हैं और एजेंडा भी लिमिटेड होता है। इसकी मिलीजुली नेचर की वजह से हमें ऐसे फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है जो किसी खास चैलेंज के हिसाब से तैयार किए गए हों। ये तरीके न सिर्फ आने वाले समय में और ज्यादा आम हो जाएंगे, बल्कि भारत के अलावा दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी में भी इनकी अहम भूमिका होगी। आजकल हर तरफ बहुत सारे चॉइसेस देखने मिल रहे हैं।
हम ये साफ साफ बड़ी पावर्स के बीच देख सकते हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक बिहेव कर रहे हैं। उनके इस बर्ताव से बाकी दुनिया भी ऐसा करने के लिए एनकरेज हो रही है। क्योंकि ग्लोबल बैलेंस इतना बदल रहा है, इसलिए लोकल बैलेंस को सही करना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। गल्फ में अभी कई तरफा मुकाबला चल रहा है, जिसमें फेथ, गवर्नेंस मॉडल्स, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और बैलेंस ऑफ पावर सब अहम रोल निभा रहे हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही कई सीधे साधे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। जब मुद्दे सामने आते हैं, तो भारत के लिए डिस्टेंसिंग की बजाय एंगेजमेंट के साथ जवाब देना ज्यादा असरदार होता है। आज की डिप्लोमेसी में सबसे ज्यादा जिस स्किल को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो है एक ही समय में अलग अलग पार्टी से डील करके सबसे अच्छे रिजल्ट्स हासिल करना। एक ज्यादा इंटेंसिटी वाले और कम स्ट्रक्चर्ड गेम में प्लेयर्स पर दबाव यकीनन ज्यादा होता है। लेकिन एक वजह है कि ग्लोबल पावर हायरार्की में ऊपर जाने का असेसमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज को सक्सेसफुली मैनेज करने की क्षमता से किया जाता है। आज ग्लोबल स्टेज पर हावी होना पहले से बहुत अलग है। जब दुनिया बहुत सिंपल थी, तब पावर्स का उभरना भी सिंपल था। तब किसी देश की ताकत, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और उसकी लीडरशिप की क्वालिटी, इन्हीं को मिलाकर उस देश की किस्मत बनती या बिगड़ती थी। बेहतरीन टेक्नोलॉजीज और तरीकों से डिसाइसिव रिजल्ट्स मिलते थे, खास तौर से बैटलफील्ड में। आज पावर को चलाने वाले और कैलकुलेशंस को अफेक्ट करने वाले वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं। उनका आपसी तालमेल भी कॉम्प्लेक्स है और कम प्रिडिक्टेबल है। उतनी ही जरूरी बात यह है कि उनका इस्तेमाल एक लिमिटेड, ग्लोबलाइज्ड और एक दूसरे पर निर्भर दुनिया में होता है। इसी वजह से पावर का इस्तेमाल करने की जगह इन्फ्लुएंस जमा करना ज्यादा जरूरी हो गया है। स्ट्रेटजी अब फोर्स के इस्तेमाल से ज्यादा रिसोर्सेज की एक इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट बन गई है। टेक्नोलॉजी ने वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस या साइबर इंटरवेंशंस जैसे नए ऑप्शंस खोल दिए हैं। साथ ही परसुएशन और इंसेंटिव्स, कोवर्शन यानी दबाव से ज्यादा कॉमन साबित हुए हैं। इसी वजह से देश अब एक अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी सिग्नेचर मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के। 2009 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जहां न तो चाइना, जो कि उभरती हुई ताकत थी, और न ही अमेरिका, जो पीछे हट रहा था। ये दोनों देश उस समय छोटे छोटे बदलावों के बड़े इम्पैक्ट्स को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। देशों का इन्फ्लुएंस शायद पहले से कहीं ज्यादा फैला हुआ और धुंधला दिखता है, लेकिन फिर भी ये उतना ही असली है। कोई भी चाइना के दुनिया पर पड़ रहे इन्फ्लुएंस पर शक नहीं करता, भले ही वो ये न सोचें कि ये ट्रेड सरप्लसेस के कारण हासिल हुआ है, न कि खून बहाकर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इन तीनों चीजों ने बिना किसी देश से सीधे फिजिकली क्लैश किए अपनी पावर दिखाने के मौके दिए। तो एक तरह से देखा जाए तो बढ़ती क्षमताओं का छिपा हुआ खतरा अभी भी हार्ड पावर को मजबूती देता है। ये बताता है कि क्यों कुछ लोग अपने पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। इंडिया के मामले में भी एक मजबूत मिलिट्री पोस्चर बनाए रखना और 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स करना इसके एवोल्यूशन में जरूरी पड़ाव थे। लेकिन इंडिया की ग्लोबल इमेज की वजह इसके Y2K चैलेंज के जवाब, इसकी हायर ग्रोथ रेट और इसके बिजनेस द्वारा किए गए ग्लोबल एक्विजिशंस है। पावर में भी अब अलग अलग क्वालिटीज जुड़ गई हैं और वो सभी क्वालिटीज किसी एक ही देश में नहीं रहती। एग्जाम्पल के लिए, यूएस अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीडर है, लेकिन इस मामले में पीछे होने के बावजूद चाइना ने अपनी फाइनेंशियल और ट्रेडिंग मसल का इस्तेमाल करके सेकंड पोजीशन हासिल कर लिया है। यूरोप को उसकी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सराहा जाता है। हालांकि उसने अपने कॉन्टिनेंट से बाहर भी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाई हैं, फिर भी उसे अपनी कैपेबिलिटी से कम परफॉर्म करते हुए देखा जाता है। इसके उलट रशिया ने अपनी पुरानी क्षमताओं को फिर से जगाया है और अपनी विल पावर से खुद को एक बड़े प्लेयर के रूप में बदल दिया है। तो ग्लोबल हायरार्की ऑफ पावर क्या है, इस सवाल का जवाब देना अब आसान नहीं रह गया है, क्योंकि इसके कई पहलू हैं और इसे ज्यादा लोकल लेवल पर खेला जाता है। इसलिए हम वापस से मेनी साइड्स, मेनी प्लेयर्स, मेनी गेम्स के मैट्रिक्स पर आ गए हैं। इन सभी बदलावों का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल गुड्स पर पड़ा है। अमेरिका की कंजूसी और चाइना के नेशनलिज्म ने इस मुद्दे पर फिर से बहस छेड़ दी है। यूरोप का विजन और उनकी एक्टिविटीज भी सिकुड़ गई हैं। कुछ दूसरी पावर्स ही इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आई हैं, जिसमें इंडिया एक एक्सेप्शन है। किसी बड़े ग्लोबल कॉज के लिए रिसोर्सेज लगाने की अनिच्छा इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रति एक नैरो माइंडेडनेस के साथ पूरी तरह से मैच करता है। एग्जाम्पल के लिए, ये बहस अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती जारी रखने या हाल ही में कोरोना पैंडेमिक का जवाब देने के जवाब दे देर इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना या सीरियस मिसबिहेवियर पर रिस्पॉन्स देना शामिल है। जैसे कि
आतंकवाद की सबसे भयानक हरकतों के प्रति भी देशों की चुप्पी ने इसे एक नॉर्मल अटैक बना दिया। लेकिन भारत को बेशक इस मुद्दे को लेकर बड़ी शिकायत है। पहले लोग मानते थे कि ग्लोबल ऑर्डर की वजह से बहुत सारी चीजें रोकी जा सकी हैं। जैसे नॉन प्रोलिफरेशन के एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अलायंस का दबाव न होता तो और भी कई देश न्यूक्लियर हथियार बना लेते। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि बड़े पावर्स अपनी कमिटमेंट्स को कितना निभाते हैं। अगर ये भरोसा कम हो जाता है तो कई देशों की सोच पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इससे साइबर या स्पेस जैसे नए तरह के खतरों पर कोई बात समझ पाना भी मुश्किल हो जाएगा। आने वाला दशक शायद उतना अच्छा नहीं होगा और इसलिए ज्यादा सिक्योर नहीं रहेगा। भारत को आने वाले समय में बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि फ्यूचर का रोड मैप अब धीरे धीरे साफ होने लगा है। सिर्फ अमेरिका और चाइना ही नहीं, बल्कि बाकी के बड़े नेशंस भी अब पहले से ज्यादा नेशनलिस्टिक होंगे और दूसरों के लिए जगह बनाएंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता रहेगा और मल्टीपोलैरिटी में तेजी आएगी। लेकिन ज्यादा प्लेयर्स होने का मतलब ये नहीं होगा कि नियम बेहतर होंगे, बल्कि शायद इसका उल्टा ही हो। जैसे जैसे नई कैपेबिलिटीज और डोमेन्स सामने आएंगे, ग्लोबल रूल्स उनके साथ तालमेल बिठाने में स्ट्रगल करेंगे। ये सारे डेवलपमेंट्स भारत जैसे एक राइजिंग पावर के लिए चुनौतियां खड़ी करेंगे, जो निश्चित रूप से ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद करेगा। लेकिन अगर भारत इस अनसर्टेनिटी को संभाल लेता है तो वो भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अलग अलग लेवल्स पर बैलेंसेस ऑफ पावर को ढूंढा जाएगा और अक्सर पा भी लिया जाएगा। कोलैबोरेशन की ढीली ढाली और प्रैक्टिकल व्यवस्थाएं सभी जगहों पर बढ़ेंगी। कुछ एक जैसी सोच वाले लोगों से बनी होंगी तो कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होंगी और कुछ दोनों का मिला जुला रूप होंगी। रीजनल पॉलिटिक्स और लोकल बैलेंसेस ज्यादा जरूरी होते जाएंगे। भारत को साफ तौर पर अब और भी कई सारे पार्टनर्स के साथ नए और क्रिएटिव तरीकों से जुड़ना होगा। ये ट्रांजैक्शनल बाजार उन फ्रेनेमीज को भी एक साथ लाएगा जो ग्लोबलाइजेशन की मजबूरियों से जूझ रहे हैं। कई लोग फाइनेंस, कनेक्टिविटी या टेक्नोलॉजी की नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। भारत को इनके लिए सही जवाब ढूंढने होंगे, अगर संभव हो तो देश के अंदर ही या जहां जरूरत पड़े वहां पार्टनरशिप में। इनमें से हर एक मुद्दा अपने आप में एक चैलेंज है और इनकी मैट्रिक्स ही एक हलचल भरी दुनिया में भारत का भविष्य तय करेगी। भारत पहले की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। उम्मीद है कि जब नए इक्वेशंस बनेंगे तो वो एक बैलेंसिंग रोल निभाएगा, या फिर भारत और बोल्ड हो सकता है और एजेंडा और आउटकम्स डिसाइड करने की कोशिश कर सकता है। एक हद तक भारत की एक लीडिंग रोल निभाने में हिचकिचाहट उसे अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर जैसी बड़ी पावर्स की याद दिलाती है। लेकिन चाइना ने दिखाया है कि एक डेवलपिंग सोसाइटी, फिर भले ही वो बड़े साइज और डायनामिक इकोनॉमी वाली हो, वो जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकती है। भारत भी बेशक अपनी पेस से उसके नक्शे कदम पर चल सकता है। इनफैक्ट कई क्वार्टर्स में यही कैलकुलेशन है, या शायद एक उम्मीद भी। आज की चापलूसी भरी दुनिया में भारत को काफी फायदा हुआ है, क्योंकि कई बड़ी ताकतों ने उसके उदय का स्वागत किया है। अमेरिका की भारत के साथ काम करने में इंटरेस्ट 2 दशकों से दिख रही है और अब ये और भी तेज हो गई है। रशिया भारत का एक खास साथी बना हुआ है, जिसके साथ बदलती परिस्थितियों में भी जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस एक अहम बात है। इसी वजह से इस रिश्ते में एक अनोखा बैलेंस बना हुआ है। ब्रेक्सिट के बाद एक ज्यादा अनसर्टन यूरोप ने भी एशिया में स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की ताकत के रूप में भारत में बढ़ती इंटरेस्ट दिखाई है। चाइना भी भारत को एशिया के राइज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बड़े रीबैलेंसिंग के लिए जाहिर तौर पर अहम मानता है। जापान की चिंताओं और इंटरेस्ट के एक्सपेंशन ने बिल्कुल अलग तरह के रिलेशंस का आधार बनाया है। एशिया के देश, खासकर आसियान और इंडो पैसिफिक में भारत को एक ज्यादा मल्टीपोलर एशिया को आकार देने के काबिल मानते हैं। गल्फ में भी भारत के पड़ोसियों ने उसके अपने देश में वापसी का स्वागत किया है। ये सब करते हुए भारत ने अफ्रीका और बाकी पॉलिटिकल साउथ में अपने पुराने सपोर्टर्स को बनाए रखा है। जैसे जैसे दुनिया के साथ पावर का अंतर कम हो रहा है, वैसे ही कोलैबोरेशन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। अगर दुनिया ने भारत के महत्व में अपना दाव लगाया है, तो भारत भी इस सेंटीमेंट का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया में इंडिया को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए उसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स का बेहतर होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट का फायदा उठाने के लिए अच्छी लीडरशिप और जजमेंट भी चाहिए। और आज इन्हीं 2 चीजों में जो बदलाव दिख रहे हैं, वही इंडिया की उम्मीदों को और भी सीरियसली लेने के लिए मजबूत वजह बन रहे हैं। सही स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस के लिए इंटरनेशनल लैंडस्केप में हो रहे बदलावों को सही से समझना जरूरी है। ग्लोबल और रीजनल लेवल पर इसकी कमियों को सही से आंकना ही नए मौके खोलता है। इस समय सबसे अहम डायनामिक यूएस और चाइना के बीच है।
लेकिन रशिया का इरादा, जापान के चॉइसेस और यूरोप की ड्यूरेबिलिटी भी उतनी ही मायने रखती है। डेवलपिंग कंट्रीज का ढीला ढाला कोएलिशन भी कुछ भूमिका निभाएगा, हालांकि उनकी चिंताओं के मुद्दों पर उनमें लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे मल्टीपोलैरिटी बढ़ रही है और डिसिप्लिन कम हो रही है, शार्पर रीजनलिज्म ही बड़े पावर्स के कंट्रोल से बाहर के आउटकम्स दे सकता है। मल्टीलेटरलिज्म शायद पीछे छूट जाए, क्योंकि रूल्स और नॉर्म्स पर ज्यादा सवाल उठेंगे, और परमानेंट फाइव यानी यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस के बीच कंसेंसस यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट कमजोर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये सब फ्लूइडिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की ओर इशारा करता है। देखा जाए तो इस नई हकीकत का उन लोगों को स्वागत करना चाहिए जिन्हें इससे फायदा होता है। आखिर एक ज्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड की मांग उन्हीं लोगों ने कई सालों से की है। अब जब मल्टीपोलैरिटी आ गई है, तो इसके दबाव और जिम्मेदारियां भी महसूस होंगी। देशों को इशू बेस्ड रिलेशनशिप्स बनाने होंगे, जो अक्सर उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच सकते हैं। कई चीजों को एक साथ संभालना और कई पार्टनर्स के साथ अपनी कमिटमेंट्स को निभाना बहुत मुश्किल काम होगा। कई लोगों के साथ कन्वर्जेंस होगी, लेकिन किसी के साथ पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी। कई पावर सेंटर्स के साथ जुड़ने के लिए कॉमन पॉइंट्स ढूंढना ही अब डिप्लोमेसी की पहचान होगी। वही देश सबसे अच्छा करेगा जिसे अपने साथ के ग्रुप के साथ कम से कम दिक्कतें हों। भारत को ज्यादा से ज्यादा दिशाओं में पहुंचना चाहिए और अपने फायदे को बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ ज्यादा एम्बिशन रखने की बात नहीं है, बल्कि ये बीते हुए कल में ना जीने के बारे में भी है। आज की इस दुनिया में जहां सब एक दूसरे के खिलाफ हैं, वहीं भारत का मकसद स्ट्रेटेजिक स्वीट स्पॉट के ज्यादा करीब जाना होना चाहिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स की बदलती हवाएं हमेशा ही किसी भी देश के फैसलों को प्रभावित करती रही हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय, जिसे पोस्ट कॉलोनियल एरा कहा जाता है, उसमें भारत ने एक आजाद देश के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर वापसी की। कई दूसरे देशों से पहले आजादी मिलने के कारण भारत को काफी समय तक ग्लोबल अफेयर्स में फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिले। अगला बड़ा बदलाव तब आया जब भारत को सीनो यूएस रैप्रोचमें पर रिस्पॉन्स देनी पड़ी, यानी जब चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती, जिसमें पाकिस्तान ने मदद की थी, भारत ने इसका जवाब यूएसएसआर के साथ काफी हद तक जुड़कर दिया। हालांकि इसने भी भारत को अगले कुछ दशकों तक संभाले रखा, लेकिन इकोनॉमिक कंपल्शंस और यूनिपोलैरिटी की शुरुआत ने भारत को और ज्यादा एडजस्टमेंट्स करने पर मजबूर किया। 2005 की इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इस नए रीपोजिशनिंग का सिंबल थी, जिसने ग्लोबल ऑर्डर में भारत के उदय को तेज करने में मदद की। आज भारत खुद को एक और चौराहे पर खड़ा पाता है, इस बार ऐसे मोड़ पर जहां ऑप्शंस उतने क्लियर नहीं हैं और जोखिम बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल सिस्टम में इस समय कितना बड़ा डिसरप्शन हो रहा है। जैसे जैसे इंडियन लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उन्हें खुद को मॉडर्न हिस्ट्री के बड़े प्रवाह में रखकर देखना चाहिए। किसी देश के भविष्य को ग्लोबल इवेंट्स के रेफरेंस में देखना उन समाजों के लिए आसान नहीं होता जो सिर्फ खुद में खोए रहते हैं। फिर भी अगर बड़े तस्वीर से अलग होकर देखें, तो वो अपनी स्थिति को गलत समझ सकते हैं या अपनी किस्मत को नजरअंदाज कर सकते हैं। इंडिया का करंट मॉडर्नाइजेशन उन कई सीरीज में से एक है जो जापान में मेजी रेस्टोरेशन से शुरू हुई थी। तब भी इंडियन नेशनलिस्ट्स इसे एशिया के रिवाइवल की शुरुआत मानते थे और 1905 में जापान की रशिया पर जीत की तारीफ की थी। लेकिन उस देश की सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ही असली और देर तक चलने वाली कहानी थी। सोवियत यूनियन का बनना, ईस्ट एशिया और आसियान में टाइगर इकोनॉमीज का उभरना और आखिर में चाइना का उदय, इन सभी में बाकी यूरेशिया ने उनसे आगे निकलने की कोशिश की। इनमें से हर डेवलपमेंट का इंडिया पर अपना प्रभाव पड़ा है, कभी कभी अनजाने में भी। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस जर्नी को एक डेमोक्रेटिक व्हीकल पर ज्यादा मुश्किल से पूरा किया है। लेकिन पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी को छोड़ दें तो पिछले 25 सालों में इंडिया के एफर्ट्स पूरे एशिया के जैसे ही गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाते हैं। अगर इसमें कोई अंतर था, तो वो बदलाव की गहराई और ज्यादा इंटेंसिटी थी, जहां एक एवोल्यूशनरी अप्रोच से कम रिजल्ट्स मिले। इसलिए कुछ अहम मुद्दों पर अब जाकर ध्यान दिया जा रहा है। आजकल फॉरेन पॉलिसी का काम ये देखना है कि दुनिया में क्या क्या डिसरप्शंस हो रहे हैं और कौन से ट्रेंड्स नई दिशाओं को एक्सेलरेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या उनके खिलाफ जा रहे हैं। कोरोना वायरस पैंडेमिक शायद इसे और कॉम्प्लिकेट कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल आर्किटेक्चर खुल रहा है और इंडिया की अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, इंडिया के पास अब पहले से ज्यादा आजादी है कि वो अपनी राइज को खुद ऑर्गेनाइज करे। इस प्रोसेस में जाहिर तौर पर कुछ रिस्क्स भी होंगे, जिनका केयरफुल असेसमेंट करना होगा। ज्यादातर स्ट्रैटेजी इस बात पर रिवॉल्व करेगी कि इंडिया अपने लिए एक ज्यादा फेवरेबल लैंडस्केप कैसे बनाए। इस समय अपने पक्ष में ग्लोबल डिस्कोर्स को बदलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एंड गोल, खासकर इतनी हलचल भरी दुनिया में भी, कई दोस्त, कम दुश्मन, बहुत ज्यादा गुडविल और ज्यादा इन्फ्लुएंस, और ये सब इंडिया वे यानी इंडिया के स्टाइल में हासिल करना हो।
समय में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें दोस्त और दुश्मन दोनों हों और जहां बैलेंस ऑफ पावर और क्लैश ऑफ वैल्यूज